हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस का जो है चैप्टर 5 का अगला पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले हमने जो है कोशिका के बारे में बात की थी कि कोशिका जो है अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है क्या, एक छोटा सा कमरा। अब जैसे देखिए कुछ सजीव जैसे जीवाणु हो गए, वो एक कोशिकीय होते हैं, जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। मनुष्य जो है वो बहुकोशिकीय जीव हैं। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। सेल थ्योरी किसने दी थी, आप मुझे बताना। स्लाइडन और स्वान ने। ठीक है, स्लाइडन और स्वान ने क्या बताया कि सभी सजीवों का शरीर जो होता है एक या उससे अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति जो होती है पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। रॉबर्ट हुक के बारे में मैंने बताया था, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक के बारे में बताया था कि 1674 में जीवित कोशिका का जो है सर्वप्रथम अध्ययन किया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, 1831 में केंद्रक की खोज की, किसमें, कोशिका में। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो के बारे में बताया था कि कोशिकाओं के विभाजन का जो है कॉन्सेप्ट बताया था, है ना। कोशिका आज हम बात करेंगे इसके आगे की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कोशिका किससे बनी होती है और जो है कोशिका का संरचनात्मक संगठन है क्या। ठीक है, देखिए हमने ये देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स, कोशिकांग। ठीक है, कोशिका कैसे संगठित होती है इसको हम जो है प्रॉपर तरीके से अब पढ़ेंगे। देखिए यदि हम एक कोशिका का जो है डीपली अध्ययन करते हैं और सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं उसे, तो उसमें जो है लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुणा दिखाई देंगे, प्लाज्मा सेल, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप, सारे क्रियाकलाप और उनके बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं जो होती हैं, इन्हीं गुणों के कारण जो है वो संभव है। अब आइए बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बारे में। देखिए ये जो है ना, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है। ठीक है, क्या है, सबसे बाहरी परत है जो क्या करती है, अब जाहिर सी बात है बाहरी परत है तो क्या होगी, बाहरी आघात से बचाएगी, बाहरी जो है पर्यावरण से इसको अलग रखेगी। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ना, कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है, जबकि जो अन्य होती हैं अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है अन्य झिल्लियाँ। तो कोशिका झिल्ली को इसलिए जो है वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली, मतलब परमिएबल झिल्ली, ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो कोशिका में देखिए कि कोशिका में जो है पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, इसका हम अध्ययन अब करेंगे। एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ। ठीक है, जिस प्रकार हमने प्याज की जो है पतली परत को बनाया था, और इसे जो है उच्च शक्ति वाले माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी में देखो, छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, इन्हें कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, और इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। आप सभी को पता होगा कि सूर्य की उपस्थिति में जो है पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। ठीक है, 6CO2 + 6H2O is equal to in presence of chlorophyll and sunlight C6H12O6। ठीक है, ये निकलती है और ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जिसे जो है क्लोरोफिल कहते हैं। और इस जो है स्लाइड पर जो है क्या करिए, शक्कर या फिर जो है नमक का सांद्र विलयन डालो। अब 1 मिनट आप वेट करो, प्रतीक्षा करो, और इसे जो है सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं, अब जो है रियो की पत्तियों में कुछ मिनट तक जल में उबालो। इससे जो है पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाएंगी। और अब एक पत्तियों को स्लाइड पर रखो और उसे जो है सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर जो है शक्कर या फिर नमक का सांद्र विलयन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं, अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला। इससे ये पता चलता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जो है जल का अवशोषण क्षमता होता है। ठीक है, ना कि मृत कोशिकाओं में। अब यहाँ पे एक टर्म आया है परासरण, समझ में नहीं आया होगा आपको। परासरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस, यानी कि दो जो है भिन्न भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली ये एक जो है ये विशेष प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जो है वो
होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो विलायक होता है यानी कि घोलक के अणु जो होते हैं वो कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल में जो है गति करते हैं। और ये जो है ना, ये एक भौतिक प्रक्रिया है, भौतिक क्रिया है, यानी कि ये अपने पुनर्वस्था में आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पराशरण में क्या होता है, मैंने बताया, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किए गए घोल जो है, दो घोलों में जल या फिर जो है कोई विलायक अणुओं के मिश्रण जो होते हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि परासरण में जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो ये होता है कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, सेल वॉल जो होती है ना, पौधों, कवक, बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन यानी कि अल्प परासरण दाबी विलयन में बिना फटे जो है वो बनाए रखती है। अब ऐसे माध्यम से क्या होता है ना कि कोशिका जो होती है ना परासरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अब जब है कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गमन करेंगी तो कोशिका तो फूलेगी ही। अब कोशिका फूलेगी और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालेगा, है ना, तो कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। ठीक है, और कोशिका भित्ति के कारण ना पादप कोशिकाएं जो होती हैं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर लेती हैं। ठीक है, आइए अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि केंद्रक के बारे में बात करेंगे। क्या है केंद्रक? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। आपको याद होगा कि हमने जो है प्याज की झिल्ली में क्या किया था, अस्थायी स्लाइड बनाई थी, और जब उसका जो है स्लाइड में हमने देखा था तो उसमें जो है विभिन्न केंद्रक दिखाई दिए थे। ठीक है, तो ये जो केंद्रक है ना, केंद्रक जो है लैटिन वर्ड न्यूक्लियस, ठीक है, इससे निकला हुआ है। ये जो है वनस्पतियों, प्राणियों और जीवों में अधिकांश कोशिकाओं में ये झिल्ली द्वारा बंद एक क्या है, भाग है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने जो है इस झिल्ली पर यानी कि प्याज की जो झिल्ली पर आयोडीन की एक बूंद डाली थी। क्यों डाली थी? यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? अब आप ये प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है। जब हमने जो है आयोडीन का घोल डाला तो क्या हुआ? प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है यस। ठीक है, तो कोशिका के विभिन्न भाग जो है रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं और कुछ क्षेत्र अधिक गहरे प्रतीत होते हैं और कुछ कम। थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूं तो ये जो कोशिका में केंद्रक होते हैं ना, ये केंद्रकों में जो है कोशिकाओं के अधिकांश आनुवंशिक सामग्री होती है और जो कई लंबे डीएनए अणुओं में सम्मिलित होते हैं। कई रेशे जो होते हैं प्रोटीन के प्रयोग से क्रोमोसोम संगठित होते हैं। कहाँ होते हैं? इसी केंद्रक में ही तो होते हैं, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या क्या सीखा हमने केंद्रक के बारे में? केंद्रक क्या है? कोशिका द्रव्य में स्थित ऐसी संरचना जो क्या करती है, जो जीव द्रव्य की क्रियाओं को संचालित करती है। यानी कि कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? पावर जो है कौन है? केंद्रक है। इसकी खोज जो है कब हुई? 1831 में। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसमें की? आर्किड के पौधों में, आर्किड के पौधों की कोशिकाओं में। ठीक है, ये जो है ना स्तनधारियों की आरबीसी, पादपों की चालनी बालिकाओं को छोड़कर जो है सभी जीवित जो है कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ध्यान रखेंगे किसमें किसमें नहीं पाया जाता? स्तनधारियों की आरबीसी और जो है पादपों की चालनी नलिकाओं में। इसकी आकृति कैसी होती है? हमने देखा है गोलाकार होती है। ठीक है, कैसी होती है? गोलाकार होती है या फिर अंडाकार होती है। प्रायः क्या होता है कि एक कोशिकाओं में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन बहु कोशिकाएं में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, और केंद्रक जो होती है ना वो दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग है और दोनों झिल्लियों के मध्य जो है मैं आपको बता दूं 10 से 15 नैनोमीटर का रिक्त स्थान होता है, जिसे कहते हैं परिकेंद्रीय अवकाश। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली के अंदर जो है एक पारदर्शी अर्धतरल कणिका में समान स्वच्छ पदार्थ पाया जाता है, जिसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियस फ्लूइड। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है आरएनए,
डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम, वसा, खनिज लवण, ये सारी चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। थोड़ा सा मैं आपको अगर इसके फिगर से रूबरू कराऊं तो ये है केंद्रक, ठीक है। ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे फिर हम वो देखेंगे। और ये जो होते हैं विभिन्न क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और ये जो है इसमें फ्लूइड होते हैं। अब देखिए ये जो है न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये जो है न्यूक्लियस हो गया। और इसके अंदर जो आपको दिख रहा है ये है न्यूक्लियोलस। क्या है? NUCLEOLUS, ये न्यूक्लियोलस हो गया। और ये जो मैं आपको धागे जैसी संरचना बताई ये है क्रोमैटिन, CHROMATIN, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये है न्यूक्लियस पोर। क्या है? पोर, ठीक है। तो ये हुआ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब देखिए कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त क्या डाले थे? सैफ्रानिन और मैथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि कोशिका को रंगने के लिए हम किस किस जो है केमिकल का यूज़ करते हैं, तो हम सैफ्रानिन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैथिलीन ब्लू का कर सकते हैं, या आयोडीन का कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिकाओं को देखा है, ठीक है। अब हम अपने शरीर से ली गई कोशिका को देखेंगे। अब देखिए एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही हमें जो है रियलिटी का पता चलता है। अब देखिए, अब कांच की एक स्लाइड लो, उस पर एक बूंद पानी रखो, आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के अंदर खाल को जो है धीरे से खुरचो। क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई है? सुई की सहायता से इसे जो है स्लाइड पर रखो। क्या करो? फैला दो और इसे रंगने के लिए एक बूंद मैथिलीन ब्लू की डालो। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अब अवलोकन के लिए स्लाइड तैयार करिए। जैसे कि हमने दिखाया था कि सूक्ष्मदर्शी में नीचे फिट कर दिया जाता है स्लाइड। अब इस पर जो है कवर स्लिप रखना बिल्कुल भी ना भूले। हम क्या देखते हैं? कोशिकाओं की आकृति कैसी है, और इस आकृति को एक पेपर कागज पर बनाएं। क्या आप कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग वाली गोलाकार या फिर अंडाकार डॉट की तरह संरचनाएं देख रहे हैं? और इस संरचना को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, ठीक है। केंद्रक की संरचना हमने देखी ली। क्या इसी प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी थी? बिल्कुल थी। अब देखिए केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे छिद्र द्वारा जो है केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है, ठीक है। और कोशिका द्रव्य के विषय में हमने जो है अनुभाग 5 में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। यानी कि अब क्रोमैटिन भी हमने देखा है, ठीक है, वो क्रोमोसोम है। तो केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम का क्या काम है ये भी आप जान लीजिए। क्रोमोसोम क्या करते हैं? कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? छड़ाकार। कैसे दिखाई देती है कोशिका? छड़ाकार दिखाई देती है। और क्रोमोसोम में ना आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो क्या होती है? वो माता पिता से डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो है अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। जैसे माँ बाप से उनके बच्चों में जाते हैं, बच्चों से उनके बच्चों में जाते हैं, ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है ना डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। पूछा भी जाता है एग्जाम में कि क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। तो क्या बताया मैंने क्रोमोसोम के बारे में? क्रोमोसोम जो होते हैं सभी वनस्पतियों और प्राणियों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला तंतु रूपी क्या है? पिंड है, जो कि सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित और संचारित करता है। और प्रत्येक प्रजाति में ना गुणसूत्रों की संख्या जो है वो निश्चित रहती है। यानी कि आप ये जान लीजिए कि मानव कोशिका में जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। 23 माँ से आते हैं और 23 पिता से, टोटल हो जाते हैं 46, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और 23वें गुणसूत्र जो होता है
22 तो ऑटोसोम्स होते हैं, समजात गुणसूत्र, और जो 23वां होता है ना, आपके सुने होंगे कि जो है बच्चा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, तो ये डिसाइड करता है क्रोमोसोम। XY क्रोमोसोम जो होता है वो लड़के का क्रोमोसोम होता है, और XX क्रोमोसोम जो होता है वो लड़की का क्रोमोसोम होता है। और ये जो 23वां ही जो क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है ना, इसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। और सभी वनस्पतियों और प्राणियों में ये कोशिकाओं में तंतुरूपी में पाए जाते हैं। इसका मैं अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाने का प्रयास करूं तो ये देखिए, तंतु लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए, और यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या है, अब ये जो है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये है डीएनए। डीएनए का बना होता है ये तंतु। ठीक है, दूसरा जो है, ये क्या है? ये हिस्टोन है। क्या है? हिस्टोन। ठीक है, और जो ये क्या कहते हैं, ये प्यूरिन और पिरिमिडिन जो है, इसमें शर्करा पाई जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह जो है क्रोमोसोम की संरचना होती है। आगे बढ़ते हैं। अब डीएनए के क्रियात्मक खंड को, यानी कि कार्य करने वाला जो खंड होता है, क्रियात्मक खंड होता है, उसे कहते हैं जीन। बहुत सारे ऐसे जो है टर्म्स आ रहे हैं जो आपको याद करना और समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो कि क्या करती है, कोशिका विभाजित जो है नहीं हो रही होती है, तो उसमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। यानी कि ये जो क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं ना, धागे की समान संरचनाएं जो होती हैं, एक जाल का पिंड होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इस जाल के समान पिंड होता है, ये देखिए। ठीक है, और जब कभी भी कोशिका विभाजन होने वाली होती है ना, तब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम में ये जो है संगठित हो जाते हैं। अब देखिए, कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में जो है केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिका बनाती है। एक कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिका बनाती है, और यह कोशिका के विकास और परिपक्व को ना निर्धारित करता है। और क्या होता है, साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है, निर्देश देता है। ठीक है, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में ना कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि निम्न जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। 4 ऑप्शन दे देगा आपको उसमें, तो आपको उसमें बैक्टीरिया ही टिक करना है। ऐसे जो अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में ना केवल क्रोमैटिन पदार्थ ही होते हैं। अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है, ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ठीक है, और ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट। प्रो यानी कि आदि। ठीक है, प्रो यानी कि प्राचीन या पुराना या पूर्व। ठीक है, कैरियोट यानी कि केंद्रक। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट। यू यानी कि ट्रू, कैरियोट यानी कि केंद्रक, ट्रू केंद्रक पाया जाता है। अभी जो है हम इसका स्ट्रक्चर के माध्यम से ही प्रोकैरियोट और जो है यूकैरियोट को भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्रोकैरियोट जो है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश जो है द्रव्य अंगक नहीं होते, यानी कि जो कि यूकैरियोट में होते हैं। ऐसे बहुत से जो है पार्ट हैं जो यूकैरियोट में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते। और ऐसे अंगकों के अन्य कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका जो होती है के साथ होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। ये देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को देख लीजिए। ये जो है प्रोकैरियोटिक की कोशिकाएं हैं, इसमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ये राइबोसोम है, ये प्लाज्मा झिल्ली है। मैं आपको जो है अच्छी तरीके से मैं आपको चित्र लेके समझाऊंगी। ठीक है, अब ये देखिए, आपके सामने जो है फिगर आउट हो रहा होगा कि प्रोकैरियोट सेल कौन सी है और यूकैरियोट सेल कौन सी है। अब आप इसमें डिफरेंस समझते रहिए। देखिए, प्रोकैरियोट सेल जो है ज़्यादातर एक कोश की होती हैं और यूकैरियोटिक जो है ज़्यादातर बहुकोश की होती है। इसका आकार देखिए, आपको यूकैरियोटिक की अपेक्षा प्रोकैरियोटिक का आकार जो है वो छोटा दिखाई दे रहा है और यूकैरियोट का आकार जो होता है वो बड़ा होता है।
आप देखिए एक यूकैरियोट सेल में केंद्रक जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो केंद्रकीय क्षेत्र जो है प्रोकैरियोट में अनुपस्थित होती है झिल्ली, और यूकैरियोट में सुस्पष्ट चारों ओर केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इसमें एक क्रोमोसोम होता है, और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन जो होता है द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिशन द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो है कोशिकाओं का विभाजन समसूत्रण द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवाणुओं और नीरे हले शैवालों में पाई जाती हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है ना, फंजाई, कवक और जंतु कोशिका में पाई जाती हैं। आप अच्छे से फिगर आउट कर पा रहे होंगे। देखिए आप भी बताइए मुझे कि क्या क्या अंतर आप जो है वो देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझने का प्रयास करिए। अब हमने जो है इसमें पढ़ लिया कि कोशिका के दो प्रकार हैं, आपको सामने दिख ही रहा होगा, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। सेल वॉल देखिए, सेल वॉल किस में पाई जा रही है, सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में पाई जा रही है, लेकिन यूकैरियोट्स में नहीं पाई जा रही है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जा रही है। न्यूक्लियस जो है होता तो दोनों में है लेकिन दिखाई नहीं देता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, फ्लैजिलम है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं इस वीडियो को। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइज़ आपको कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप ज़रूर पूछें। और गाइज़ वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अब वैकेंसी आ चुकी है जो है जूनियर सुपर टेट की, तो अब इसमें बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरतनी होगी, और आप जो है लग जाइए इसमें। ठीक है, तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ, अगले पार्ट में मिलेंगे फिर हम। थैंक यू वेरी मच।